स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने मुख्य रूप से 3 श्रेणियों का अध्ययन किया पढ़ना है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को अपन कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये इसकी पहचान है। व्यक्तिगत श्रेणी में एफ या फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में अपन एफ कहेंगे, वो नहीं होती। ये पहचान है व्यक्तिगत श्रेणी की। और फिर उसके बाद में श्रेणी आती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में आवृत्तियाँ होती हैं और एक मूल्य दूसरे मूल्य से पूर्ण रूप से अलग होता है, उनको खंडित किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं खंडित श्रेणी। और फिर उसके बाद में अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में भी फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन अखंडित श्रेणी के मूल्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये 3 तरह की श्रेणियाँ आप लोगों के सांख्यिकी में विशेष रूप से काम में आनी है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। 3 श्रेणियों में से पहली श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और बाकी दोनों श्रेणियों में फ्रीक्वेंसी होगी। और तीनों में समानता ये है कि वैल्यूज़ तीनों में ही होंगे, मूल्य होंगे, जिसको आगे चल के अपन वैल्यूज़ को या मूल्यों को एक्स से, कैपिटल एक्स से संबोधित करेंगे। यानी उसका सिंबल होगा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब होगा एक्स फॉर वैल्यूज़। जो श्रेणी होंगी उन श्रेणियों में व्यक्तिगत श्रेणी को छोड़ के खंडित और अखंडित श्रेणी में 2 कॉलम होते हैं, और 2 कॉलमों में पहला कॉलम मूल्यों का होता है, जिनको अपन एक्स के द्वारा शो करेंगे, और दूसरा कॉलम एफ का होता है, कैपिटल एफ, जो फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो श्रेणियों में जो कॉलम होंगे वो एक्स का होगा, और अगर उसमें एफ है तो एक एफ का होगा, तो 2 कॉलम हो गए। फिर उसके बाद में श्रेणी की बनावट के बारे में अपन देखते हैं। और सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी को आप लोग जान चुके हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी वो श्रेणी होती है जहाँ पर केवल वैल्यूज़ दिए हुए होते हैं, केवल मूल्य या एक्स दिए हुए होते हैं, एफ नहीं होता। यानी वहाँ पर दूसरा कॉलम नहीं होगा, एक ही कॉलम होता है मूल्यों का, या जिसको अपन एक्स कहेंगे, वो वाला। जो मूल्य दिए हुए हैं, और मूल्य का मतलब डेटा, जो समंक दिए हुए हैं, जो समंक कलेक्ट किए गए हैं, उनको श्रेणी के रूप में जब अपन व्यवस्थित करेंगे तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। कलेक्टेड डेटाज को या तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। ये पहला ऑर्डर होता है समंकों को व्यवस्थित करने का। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम होता क्या है? आरोही क्रम होता है सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी छोटे से शुरू करके और बड़े की ओर अपन बढ़ते हैं। जैसे गिनती में 1 से शुरू करके अपन 100 तक आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ये कहलाता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा एक क्रम है, वो कहलाता है, आरोही का अपोजिट होगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इंग्लिश में कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब है कि सबसे पहले फिर इसमें सबसे बड़ा मूल्य आएगा, और फिर उसके बाद में मूल्य घटते हुए आएंगे। जैसे सबसे पहले 100 आ गया, फिर 99, 98, 97, 96, इस तरह से होते जाएंगे। तो ये 2 तरह के क्रम हो गए श्रेणी को व्यवस्थित करने के
या श्रेणी बनाने के दो तरह के क्रम हैं। आप श्रेणी बना सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, आप श्रेणी बना सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। आपसे अगर कुछ प्रश्न दिया हुआ हो तो आप उसके आधार पर एक श्रेणी की रचना कर सकते हैं। और श्रेणी की रचना दो तरीके से, या तो अवरोही में या आरोही में। और अगर वहाँ एफ नहीं है तो फिर वो व्यक्तिगत श्रेणी है। जैसा कि इस प्रश्न में चित्र के द्वारा आप लोगों को दिख रहा है, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है और वो इस तरह से है। 10 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांकों को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 10 विद्यार्थियों के, यानी कुल मिला के विद्यार्थी हैं 10। अब 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक की बात है, उनके मार्क्स की बात है और वो अर्थशास्त्र में हैं, उनको अपने को व्यवस्थित करना है। आपको पहला कॉलम दिया हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का नाम क्या है। तो नाम इन्होंने ए से शुरू कर दिया, ABCDEFGHIJ, ये नाम दे रखे हैं स्टूडेंट्स के। ये पहला कॉलम एक बढ़ गया। आप बाद में कॉलम जब भी बनाएंगे तो इनको ये जो दिया हुआ है वो तो है हॉरिजेंटल और आप बनाएंगे वर्टिकल। तो पहला कॉलम हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स का। और दूसरा इन्होंने दे रखा है मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मार्क्स से कितने मिले। तो ए को 70, बी को 90, फिर 60, 55, 95, 85, 17, 29, 51 और 40। ये इस तरह से आपको दो पंक्तियों के द्वारा या रो के द्वारा सूचनाएं दी गई। पहली रो में नेम ऑफ स्टूडेंट और दूसरी में मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ये दिया हुआ है। और आपको इन्होंने ये कहा कि ये जो प्राप्तांक हैं इनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये मार्क्स हैं, इनको आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे तो ऊपर अपन ने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर के बाद में एक पहला कॉलम बनाएंगे जो जिसका नाम अपन ने दे दिया सीरियल नंबर। अभी वो नेम ऑफ स्टूडेंट्स थे, अपने लिए वो हो गए सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर ये 1 से 10 तक हैं, 1 2 3 4 से करके 10 तक सीरियल नंबर, पहला कॉलम। दूसरा उसके बाद में मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के नंबरों को अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो आपको समंक दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा समंक देखिए, तो उनमें सबसे छोटा समंक अपने को दिख रहा है 17। तो 17 से शुरू करते हैं, 17, देन उसके बाद में फिर उससे बड़ा 29, फिर उससे बड़ा 40, फिर 51, 55, 60, 70, 85, 90 और 95। ये बढ़ते हुए क्रम में अपन ने प्राप्तांकों को व्यवस्थित कर दिया और पहला कॉलम केवल सीरियल नंबर का बना दिया अपन ने। फिर अगर इसी प्रश्न को अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता, इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो फिर अब की बार नीचे लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हैं, पहला कॉलम वही रहेगा सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक आपने मार्क कर दिया। फिर अब की बार है डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा मूल्य। तो ये जो समंक दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा मूल्य है 95। तो 95 से शुरू किया, फिर 95 के बाद में और बड़ा कौन सा 90, फिर 85, 70, 60, 55, 51, 40, 29 एंड 17। तो इस तरह से अपन ने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया और दो कॉलम बना दिए। पहला कॉलम सीरियल नंबर का, क्रम संख्या 1 से लेके 10 का, और फिर उसके बाद में ये मार्क्स इन इकोनॉमिक्स जो हैं दीज आर वैल्यूज, ये वैल्यूज है, केवल एक्स है, इनको आप केवल एक्स भी कॉलम के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई
फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी होती तो एक कॉलम एक्स का होता और एक एफ का होता। आपको ये ध्यान रखना है कि श्रेणी चाहे कोई सी हो, वैल्यूज़ तो होंगे, बिना वैल्यू के अपना कोई मतलब नहीं है, और वैल्यू का मतलब एक्स। और एक तरह से समझने के लिए आप ये समझ लें कि वो किसी भी संबंध में डेटाज हैं, तो एक कॉलम होगा ही होगा एक्स का, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो दूसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। और जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, केवल एक्स होते हैं, तो अपने एक कॉलम बना लेते हैं सीरियल नंबर का, ताकि सुविधा रहे। बाकी मुख्य रूप से जो कॉलम है वो एक्स का है और एफ का है। तो अब आते हैं अपने फ्रीक्वेंसी के संबंध में। तो दूसरे हेडिंग में अपन लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति बंटन, यानी आवृत्तियों को किस तरह से वैल्यूज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई मूल्य श्रेणी में कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आवृत्ति बंटन है वो एक ऐसी तालिका होती है जिसमें एक तरफ मूल्यों को दिखाया जाता है और दूसरे कॉलम में उनकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता या आवृत्ति भी कह सकते हैं, बारंबारता या आवृत्ति को दिखाया जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरफ वैल्यूज़ हैं तो दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को बारंबारता या आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति वाली जब सारणी देखें अपन, तो एक ही उदाहरण इसका दे रखा है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने पहला कॉलम लिया है खिलौनों की संख्या, नंबर ऑफ टॉयज, और खिलौनों की संख्या है वो उसके नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कैपिटल एक्स, यानी ये एक्स हैं या वैल्यूज़ हैं। खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी हो सकती है, किसी के पास एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार और पाँच। तो इन्होंने खिलौनों की संख्या लिख दी 1 2 3 4 5। अब अगला जो कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसी का, तो उस कॉलम के ऊपर आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, या शॉर्ट में लिखें तो कैपिटल एफ। और वो वास्तव में है बच्चों की संख्या। पहला है खिलौनों की संख्या और फिर दूसरा कॉलम है बच्चों की संख्या। यानी पहले कॉलम के ऊपर आते हैं अपन और इसकी व्याख्या करते हैं। एक खिलौना है कितने बच्चों के पास, वो फ्रीक्वेंसी है। तो एक खिलौना है एक बच्चे के पास, तो दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी एक आ गई। फिर उसके बाद में एक्स पर वापस आते हैं। वैल्यूज़ का दूसरा वैल्यू है 2 खिलौने। 2 खिलौने कितने बच्चों के पास हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो 2 खिलौने, और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया अपन ने 3। 2 खिलौने हैं 3 बच्चों के पास। वापस आ गए एक्स के ऊपर, अब की बार 3 खिलौने। 3 खिलौने कितने बच्चों के पास हैं वो एफ है। तो 3 खिलौने 3 बच्चों के पास हैं, तो 3 के सामने 3 लिख दिया। और फिर उसके बाद में 4 खिलौने। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास 4 खिलौने, लेकिन उनकी संख्या उन बच्चों की कितनी है वो फ्रीक्वेंसी है। उन बच्चों की संख्या है 2, तो 4 के सामने लिख दिया 2। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर माता पिता का खूब स्नेह है, खूब प्यार है, और उनको 5 खिलौने दे दिए, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या है 1, तो 5 के सामने वाले कॉलम में अपने लिख दिया 1। और फिर फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसका हमेशा आप लोगों को टोटल करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ आएगा, ये सब जोड़ दिया आपने, फ्रीक्वेंसी 1 3 3 2 और 1, और फ्रीक्वेंसी आई 10। फ्रीक्वेंसी है 10, यानी बच्चों की संख्या, ये बच्चों की संख्या है। तो इस तरह से ये श्रेणी हो गई आवृत्ति बंटन वाली श्रेणी, और इसको कहेंगे अपन खंडित श्रेणी। ये है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी
वो हुई जिसमें आपको एक्स भी दे रखे हैं और एफ भी दे रखे हैं, वैल्यूज़ भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी हैं। और वैल्यूज इस तरह से दे रखी हैं, एक्स इस तरह से दे रखे हैं कि प्रत्येक एक्स का एक अलग मूल्य है जो दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे पहला 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और 5 है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, ये खंडित हैं। तो खंडित श्रेणी की पहचान ये हो गई, वहाँ मूल्य खंडित मिलेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं मिलेंगे और फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। और व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान ये थी कि वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी। तो आपने दो श्रेणियाँ समझ ली, व्यक्तिगत श्रेणी समझ ली और खंडित श्रेणी समझ ली। और फिर उसके बाद में जो श्रेणी आएगी वो श्रेणी कहलाएगी अखंडित। अखंडित श्रेणी में क्या होते हैं, वैल्यू जो हैं या एक्स जो हैं उनके ग्रुप बने हुए रहते हैं और फिर उन ग्रुपों की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जैसे ये पहला कॉलम दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 0 से 10, फिर 10 जुड़ गया, 10 से 20 में, फिर 20 नीचे जाके फिर जुड़ गया, 20 से 30, 30 से 40, को टूटा हुआ नहीं है। तो इस तरह से जब ग्रुप में दे रखे हैं तो ऐसी श्रेणी को ग्रुप्ड सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों ने व्यक्तिगत श्रेणी बनानी देखी, उसके बाद में खंडित श्रेणी के बारे में ये देखा कि खंडित श्रेणी में 2 कॉलम होंगे, एक एक्स का होगा, एक एफ का होगा और मूल्य एक दूसरे से अलग होंगे। और खंडित श्रेणी का स्वरूप क्या हो, उसका प्रारूप क्या हो, खंडित श्रेणी अपन कैसे बनाएं, इसके संबंध में कल अपने प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन जारी रखना है आप लोगों को। थैंक यू।